हेलो व्यूअर्स, सर्कमफ्रेंस एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 10 हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना। इस वीडियो में मैंने आपको टेक्स्ट बुक से ही चैप्टर का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है, जिससे आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो। वियतनाम को 1945 में फॉर्मल इंडिपेंडेंस मिल गई थी, लेकिन इसको 3 डिकेड्स यानी 30 साल लग गए इस बात को प्रूव करने में कि ये रिपब्लिक ऑफ वियतनाम बनेगा। यानी कि 30 साल लग गए वियतनाम को रिपब्लिक ऑफ वियतनाम बनने में। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कौन सा इम्पोर्टेंट स्टेट यानी कौन सा इम्पोर्टेंट पेनिनसुला है इसमें, जिसका नाम वियतनाम है। और नेशनलिज्म जो डेवलप हुआ इंडो चाइना में वो एक कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट में हुआ था। यानी मॉडर्न जो वियतनाम बना वो बहुत सारे कम्युनिटीज़ को मिलाकर बना था। हालांकि ये कॉलोनाइजेशन का ही एक रिजल्ट था, बट वेरी इंपॉर्टेंट इसमें जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसको जो सही आकार मिला, यानी वियतनाम को जो सही आकार मिला वो मिला बाय द स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियल डोमिनेशन। इंडो चाइना का रिलेशन इंडिया के साथ कैसे था, ये एक्सपीरियंस करने के लिए आपको सबसे पहले डिस्कवर करना पड़ेगा कि कॉलोनियल एम्पायर कैसे काम करती थी, कैसे फंक्शन करती थी, और एंटी इंपीरियल मूवमेंट कैसे डेवलप हुए। और जब आप ये सब देखेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ डिफरेंसेस और कुछ सिमिलरिटीज़, यानी कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको मैच नहीं करती हैं और कुछ सिमिलरिटीज़ जो समानता पाई जाती हैं, उनसे आप इजीली समझ जाएंगे कि कौन सी वेज यानी कौन से तरीके थे इन विच नेशनलिज्म हैज़ डेवलप्ड, जिसके वजह से राष्ट्रवाद पैदा होता है और इसने कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड को एक नया शेप दिया था। इंडो चाइना कंप्राइजेज द मॉडर्न कंट्रीज ऑफ वियतनाम, लाओस एंड कंबोडिया। एज यू कैन लुक इन द मैप, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, इन तीनों को मिला के ही इंडो चाइना बनता है। अवर फर्स्ट टॉपिक इज़ इमर्जिंग फ्रॉम द शैडो ऑफ चाइना। यहाँ पहले ये समझ लेते हैं शैडो ऑफ चाइना का मतलब क्या है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं छत्र छाया। शैडो का मतलब हुआ छत्र छाया, तो यहाँ बात है शैडो ऑफ चाइना मीन्स चाइना की छत्र छाया में। इंडो चाइना कंप्राइजेज द मॉडर्न कंट्रीज ऑफ वियतनाम, लाओस एंड कंबोडिया, जो हम पहले ही मैप में देख चुके हैं। इट्स अर्ली हिस्ट्री शोज मैनी डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। इसकी अर्ली हिस्ट्री हमें बताती है कि यहाँ बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल यानी बहुत सारे लोगों का समूह रहता था, जो एक पावरफुल एम्पायर ऑफ चाइना उसके अंडर में उनकी छत्र छाया में रहता था, पनप रहा था। Even when an independent country was established is in what is now northern and central Vietnam, और जो बाद में इंडिपेंडेंट कंट्री एस्टेब्लिश हुई वही आज का नॉर्दर्न और सेंट्रल वियतनाम है। उसके रूलर्स ने लेकिन कंटिन्यू किया था चाइनीज़ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और चाइनीज़ कल्चर को, यानी कि यहाँ चाइनीज़ गवर्नमेंट का स्टाइल और चाइनीज़ कल्चर बहुत ही फेमस था, बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली था। वियतनाम का लिंक उस टाइम के बहुत ही फेमस मैरीटाइम सिल्क रूट के साथ भी था, जिसके कारण बहुत सारे सामान यानी गुड्स, पीपल और आइडियाज़ आते थे। अदर नेटवर्क्स ऑफ ट्रेड कनेक्टेड इट टू द हिंटरलैंड्स वेयर नॉन वियतनामीज पीपल सच एज खमेर कंबोडियंस लिव्ड। और भी बहुत सारे नेटवर्क्स थे जहाँ से ये लोग ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे, जहाँ पे नॉन वियतनामीज पीपल यानी जो वियतनाम के नहीं थे वो भी रहते थे, जिनको हम ज़्यादातर खमेर कंबोडियंस कहते हैं। The colonization of Vietnam by the French brought the people of the country into conflict with the colonizers in all areas of life. फ्रेंच लोगों ने वियतनाम को अपनी कॉलोनी बनाया, लेकिन उसकी वजह से वहाँ के लोगों के अंदर यानी उस कंट्री के लोगों के अंदर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारे झगड़े स्टार्ट हो गए। किसके साथ? कॉलोनाइजर्स के साथ, यानी कि वियतनाम के लोगों का फ्रांस के साथ, फ्रेंच लोगों के साथ बहुत झगड़ा होता था। द मोस्ट विजिबल फॉर्म ऑफ फ्रेंच कंट्रोल वॉज मिलिट्री एंड इकोनॉमिक डोमिनेशन। फ्रेंच लोगों ने जो सबसे इम्पोर्टेंट जो डोमिनेशन किया यानी जिसके ऊपर अपना अधिकार, शासन जमाया, वो था मिलिट्री और इकोनॉमिक डोमिनेशन, यानी आर्थिक व्यवस्था पर और वहाँ के मिलिट्री पर अपना शासन बना लिया। बट द फ्रेंच ऑल्सो बिल्ट अ सिस्टम दैट ट्राई टू रीशेप द कल्चर ऑफ द वियतनामीज। फ्रेंच ने सिर्फ यही नहीं किया, बल्कि उन लोगों ने एक ऐसा सिस्टम डेवलप करने की कोशिश की जिसने वियतनाम की कल्चर को एक नया शेप दिया। कहने का मतलब यह है कि फ्रेंच लोगों ने, फ्रांस ने वियतनाम के कल्चर को बदलने की कोशिश की, लेकिन वियतनाम में नेशनलिज्म बहुत ज़ोर पे था, बहुत एफर्ट किए गए उसके लिए और सोसाइटी ने उसके खिलाफ बहुत आवाज़ उठाई। इस फिगर में जो आपके टेक्स्ट बुक की पेज नंबर 31 पे दिया गया है, इस फिगर में आप ध्यान से देखिए, एक फ्रेंच ऑफिसर के ऊपर अटैक किया जा रहा है जो
वियतनाम के लोकल लोगों ने यानी कि वहाँ की रूलिंग डायनेस्टी के लोगों ने किया है। फ्रांसिस गार्नियर एक फ्रेंच ऑफिसर जिसके ऊपर अटैक होता है वहाँ की रूलिंग डायनेस्टी नुयेन डायनेस्टी से, उसको किल कर दिया जाता है, मार दिया जाता है वहाँ के जो कोर्ट, वहाँ के दरबार के सोल्जर्स के द्वारा। गार्नियर वॉज पार्ट ऑफ द फ्रेंच टीम दैट एक्सप्लोर्ड द मेकोंग रिवर। गार्नियर उस टीम का हिस्सा था जो मेकोंग रिवर के बारे में एक्सप्लोर कर रहा था। इन 1873 ही वॉज कमीशन बाय द फ्रेंच, उसको फ्रांस ने वहाँ पे भेजा था। एंड ट्राई एंड एस्टैब्लिश अ फ्रेंच कॉलोनी इन टोंकिन इन द नॉर्थ में जो टोंकिन एक जगह है वहाँ पे उसको अपना साम्राज्य यानी फ्रांस का एक साम्राज्य स्थापित करने के लिए भेजा गया था। गार्नियर कैरिड आउट एन अटैक ऑन हेनोई। गार्नियर के ऊपर लेकिन एक अटैक हो जाता है हेनोई में, द कैपिटल ऑफ टोंकिन, बट वॉज किल्ड इन द फाइट। लेकिन उस फाइट में उसकी मौत हो जाती है। 1858 में फ्रेंच ट्रूप्स वियतनाम पहुंच जाती हैं और मिड 1880s तक इन लोगों ने पूरे नॉर्दर्न रीजन्स पे अपना एक अच्छा ग्रिप यानी अपनी एक अच्छी पकड़ बना ली थी। आफ्टर द फ्रैंको चाइनीज़ वॉर के बाद फ्रेंच लोगों ने टोंकिन और अन्नाम पर भी पूरा कब्जा कर लिया। इन 1887 फ्रेंच इंडो चाइना वॉज फॉर्म्ड और 1887 में फ्रेंच इंडो चाइना फॉर्म हो गई यानी बन गई। इनके फॉलोइंग डिकेड्स में हम देखेंगे फ्रेंच सॉट टू कंसोलिडेट देयर पोजीशन, फ्रेंच लोगों ने अपनी एक अच्छी जगह बना ली। एंड पीपल इन वियतनाम बिगेन रिफ्लेक्टिंग ऑन द नेचर ऑफ लॉस दैट वियतनाम वॉज सफरिंग, और वियतनाम के लोगों को बहुत ही तरह की सफरिंग यानी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। नेशनलिस्ट रेजिस्टेंस डेवलप्ड आउट ऑफ दिस रिफ्लेक्शन, लेकिन इस रिफ्लेक्शन का ये प्रभाव पड़ा कि वहाँ के जितने भी नेशनलिस्ट लोग थे, जितने भी नेशन के लोग थे, उन सब ने एक नेशनलिस्ट भावना पैदा हुई। फिगर नंबर 4 में मेकोंग रिवर का एक पिक्चर दिया गया है, एनग्रेविंग बाय द फ्रेंच एक्सप्लोरेटरी फोर्स, जिसको फ्रेंच लोगों ने बनाया, इन विच गार्नियर पार्टिसिपेटेड, जिसमें गार्नियर का बहुत बड़ा योगदान था। एक्सप्लोरिंग एंड मैपिंग रिवर्स वॉज पार्ट ऑफ द कॉलोनियल एंटरप्राइज एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। हम दुनिया में कहीं पर भी जाएंगे, जब भी हम कॉलोनियल एंटरप्राइज के बारे में पढ़ेंगे, औपनिवेशिकवाद के बारे में पढ़ेंगे, हम पाएंगे कि इन लोगों ने इन जगहों की खोज हमेशा की जहाँ पे रिवर मिलता हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि कॉलोनाइजर्स वांटेड टू नो द रूट ऑफ द रिवर्स। ये लोग क्यों चाहते थे? इनको उस रिवर का रूट जानना होता था, उसका ओरिजिन, वह नदी कहाँ से निकलती है, एंड द टेरेन दे पास थ्रू, कौन कौन से इलाकों से होकर ये नदी बहती है। द रिवर्स वुड देन बी प्रॉपरली यूज्ड फॉर और ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, क्योंकि रिवर का सबसे ज़्यादा यूज़ होता था खेती के पर्पज़ से और ट्रेड और ट्रांसपोर्ट के पर्पज़ से। इस एक्सप्लोरेशन में इनन्यूमरेबल पिक्चर्स और मैप्स प्रोड्यूस किए गए। फेमस ब्लाइंड पोएट नुयेन दी ची ने बहुत ही बीमोंड यानी बहुत ही दुखी होकर अपनी कंट्री की हैपनिंग्स के ऊपर एक पोएम लिखी थी। आई वुड रादर फेस इटर्नल डार्कनेस, मैं हमेशा के लिए इस इटर्नल डार्कनेस में रह सकता हूँ, लेकिन उन ट्रेटर्स के फेसेस को नहीं देखना चाहता। मैं बिना किसी इंसान को देखे हुए रह सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसे किसी इंसान को देखना नहीं चाहता जिसके चेहरे पे सिर्फ दुख के ही भाव हों। आई वुड रादर सी नथिंग, मैं नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूँ कि मैं कुछ भी ना देखूँ, देन विटनेस द डिसमेंबरिंग ऑफ द कंट्री इन डेक्लाइन, क्योंकि इसलिए मैं नहीं चाहता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अपनी कंट्री की डेक्लाइन का यानी कि उसके पतन का मैं साक्षी बनूँ। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे 1.2 पे, वाई द फ्रेंच थॉट कॉलोनीज नेसेसरी। फ्रेंच लोगों को ऐसा क्यों लगता था कि कॉलोनीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कॉलोनीज वर कंसिडर्ड एसेंशियल टू सप्लाई नेचुरल रिसोर्सेज एंड अदर एसेंशियल गुड्स। कॉलोनीज इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि वहाँ से नेचुरल रिसोर्सेज मिलते थे और बहुत ही एसेंशियल गुड्स की भी सप्लाई वहाँ से होती थी। वेस्टर्न नेशंस, खास करके फ्रांस ऑल्सो थॉट इट वॉज द मिशन ऑफ द एडवांस्ड यूरोपियन कंट्रीज टू ब्रिंग द बेनिफिट्स ऑफ सिविलाइजेशन टू बैकवर्ड पीपल। फ्रांस ये सोचता था कि जैसे बाकी की वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं तो उसको भी ये बेनिफिट मिलना चाहिए कि वो बैकवर्ड पीपल को सिविलाइज कर सके, उनको सभ्यता का पाठ पढ़ा सके। फ्रेंच लोगों ने नहरें वगैरह बनाई और उन्होंने मेकोंग डेल्टा को, जो बहुत ही उपजाऊ डेल्टा था, उसको यूज़ किया कल्टीवेशन के लिए। उन्होंने अपने इरिगेशन वर्क को जल्दी और बहुत बड़े पैमाने पे फैला लिया और बहुत सारे काम उन्होंने निपटाए। बिल्ट मेनली विथ फोर्स्ड लेबर, लेकिन उन्होंने जो भी काम किया वो फोर्स्ड लेबर यानी ज़बरदस्ती किसी से काम कराने, इसको हम फोर्स्ड लेबर कहते हैं, उनसे काम करवाया गया। राइस का प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ यानी, और जो एक्सपोर्ट था राइस का वो इंटरनेशनल मार्केट में उन्होंने उसको बेचना शुरू किया, यानी एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। जो एरिया था राइस कल्टीवेशन का
पहले 2,74,000 हेक्टेयर, वो बढ़ के 1873 में 1.1 मिलियन हेक्टेयर तक पहुंच गया और 1900 में यह 2.2 मिलियन बढ़ गया। 1930 तक इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका था। वियतनाम एक्सपोर्टेड 2/3 ऑफ इट्स राइस प्रोडक्शन। वियतनाम अपना राइस का टोटल प्रोडक्शन का 2/3 एक्सपोर्ट कर देता था एंड बाय 1931 तक वह वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन चुका था जो राइस का था। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जब अच्छा हो गया तो फ्रेंच लोगों ने कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मजबूत किया, जैसे ट्रांसपोर्ट गुड्स फॉर ट्रेड, यानी व्यापार के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन होता था गुड्स का, उसको उन्होंने अच्छा किया। उन्होंने मिलिट्री की गैरिसन्स को मूव किया और एंटायर रीजन के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया। उन्होंने पहला ट्रांस इंडो चाइना रेल नेटवर्क बिछाया जो लिंक करता था, जोड़ता था नॉर्दर्न और सदर्न पार्ट्स ऑफ वियतनाम एंड चाइना वॉज बिगन। फाइनल लिंक जो इसका था वो था चाइना के यूनान शहर में, जो 1910 तक कंप्लीट कर लिया गया। इसकी सेकंड लाइन भी बिछाई गई जो सायम यानी कि थाईलैंड, उस समय उसका नाम था एस थाईलैंड वॉज देन कॉल्ड, थाईलैंड को आज थाईलैंड कहा जाता है लेकिन उस समय उसका नाम SIAM सायम था। उसके बाद कंबोडिया की कैपिटल तक इसको जोड़ा गया। बाय द 1920 तक ये इंश्योर किया गया कि उनको अपने बिजनेस से ज़्यादा मुनाफा मिले। फ्रेंच लोगों ने अपने बिजनेस इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए वियतनाम की गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि वो और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करे। हमारे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है शुड कॉलोनीज बी डेवलप्ड, क्या कॉलोनीज होनी चाहिए, क्या कॉलोनीज को डेवलप होना चाहिए, इनका क्या यूज़ है। इस बात पे सभी सहमत हैं कि कॉलोनीज जो होती हैं वो अपने मदरलैंड को सर्व करती हैं, लेकिन क्वेश्चन उठता है कि कैसे। तो यहाँ पे हम पॉल बर्नैर्ड जो कि इन्फ्लुएंशियल राइटर और पॉलिसी मेकर हैं, वो स्ट्रांगली बिलीव करते थे। उनका मानना था कि कॉलोनीज़ की जो इकोनॉमी होती है, उनकी जो अर्थव्यवस्था होती है, उसको डेवलप किया जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पे आर्ग्यू किया कि पर्पस ऑफ एक्वायरिंग कॉलोनीज़ को हथियाना या कॉलोनीज़ के ऊपर अपना शासन जमाना सिर्फ इसलिए होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सके। इफ़ द इकोनॉमी वॉज डेवलप्ड, लेकिन अगर इकोनॉमी डेवलप हो जाती है तो वहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, और अगर लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ता है, इकोनॉमी भी अच्छी हो जाती है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीद पाएंगे, मार्केट वहाँ का एक्सपेंड होगा, बढ़ेगा, और फ्रेंच बिजनेस के लिए ये एक अच्छा मौका होगा टू अर्न बेटर प्रॉफिट्स। बर्नैर्ड का मानना था कि वियतनाम की इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत सारे बैरियर्स यानी बहुत सारी रुकावटें हैं, जैसे हाई पॉपुलेशन है, लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है, एक्सटेंसिव इनडेप्टनेस है पीजेंट्स पे, यानी कि बहुत सारा कर्जा है उनके ऊपर। तो इस पॉवर्टी को मिटाने के लिए और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जापान का एग्जाम्पल लेते हुए उसने ये बोला कि एक लैंड रिफॉर्म की वियतनाम को ज़रूरत है। However, this could not ensure sufficient employment। हालांकि उसका ये भी मानना था कि इस तरह का कोई काम अगर किया जाता है, किस तरह के रिफॉर्म्स किए जाते हैं तो सफिशिएंट यानी पूरी तरह से बेरोज़गारी नहीं मिटेगी। लेकिन जापान का एक्सपीरियंस लेते हुए उसने ये कहा कि वियतनाम को मोर जॉब्स यानी ज़्यादा से ज़्यादा काम यानी एम्प्लॉयमेंट पैदा करने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन की ज़रूरत है। लेकिन वियतनाम जो वियतनाम था उसकी जो इकोनॉमी थी वो बेस थी राइस की कल्टीवेशन और रबर की प्लांटेशंस पे, यानी पूरी इकोनॉमी इसके ऊपर ही चल रही थी। और इसका जो ओनर था ये ओन्ड बाय द फ्रेंच, इसका मालिक फ्रांस था, एंड ए स्मॉल वियतनामीज इलीट, और बहुत छोटे वियतनाम के सामंती लोग थे। रेल एंड पोर्ट फैसिलिटीज़, रेल यानी कि रेलवे और पोर्ट यानी जहाँ पे पानी वाला जहाज़ चलता है, रेल और पोर्ट की जो फैसिलिटीज़ थी उनको सिर्फ इन दो सेक्टर्स को यूज़ करने के लिए, यानी इन दोनों सेक्टर्स से सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ही किया जाता था। इंडेंचर्ड वियतनामीज लेबर वॉज वाइडली यूज्ड इन द रबर प्लांटेशंस। रबर की प्लांटेशंस के लिए जो लेबर यूज़ किया जाता था वो था इंडेंचर्ड लेबर। इंडेंचर्ड का मतलब होता है ऐसा लेबर जिसको मिड 19th सेंचुरी में यूज़ किया गया, और इनको पहले से ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा दिया जाता था जिसमें उनके राइट्स को स्पेसिफाई किया जाता था कि उनको जो भी करना है वो अपने एम्प्लॉयर के आदेश पे ही करना है। एम्प्लॉयर्स कुड ब्रिंग क्रिमिनल चार्जेस अगेंस्ट लेबरर्स, और एम्प्लॉयर चाहे तो उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल चार्ज लगा सकता है, उनको पनिश कर सकता है, उनको जेल भेज सकता है अगर इन लोगों ने अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया। यानी सीधे तरीके से अगर हम इसको हिंदी में बोलें तो इसको हम बंधुआ मजदूर भी कह सकते हैं।
तो इंडेंजर्ड वियतनामीज लेबर को यूज़ किया जाता था रबर की प्लांटेशंस में। द फ्रेंच कॉन्ट्ररी टू वॉट बर्नैड वुड हैव लाइक, बर्नैड ने जो कहा था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंड रिफॉर्म्स होने चाहिए, उसके कॉन्ट्ररी, उसके उल्टा फ्रांस ने वहाँ की इकोनॉमी को सुधारने के लिए लगभग कुछ भी नहीं किया। इन द रूरल एरियाज लैंडलॉर्डिज्म स्प्रेड, बल्कि रूरल एरियाज में सामंतवाद और ज़्यादा बढ़ता गया और लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड गिरता चला गया। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। टिल देन कीप स्टडिंग।